डॉक्टर के कहने पर ही फार्मूला मिल्क लें, और अगर ले रहे हैं तो किस तरीके से खरीदें, क्योंकि कंज्यूमर रिपोर्ट एक अमेरिका की बहुत बड़ी संस्था है, उसने पूरे दुनिया भर के अंदर फार्मूला मिल्क को लेकर एक स्टडी की है, जिसमें सीसा से लेके अलग अलग तरह के कुछ केमिकल्स मिले हैं। बिल्कुल। तो वो बिल्कुल शिशु जो सिर्फ उस दूध पर ही टिका हुआ है, उसके लिए कितना हानिकारक हो सकता है। WHO लें, भारत सरकार लें, इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स लें, ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन नेटवर्क ऑफ इंडिया लें, IYCF जो अकेडमी है उसके बारे में लें, कोई भी अकेडमी, कोई भी जो बॉडी है वो फॉर्मूला मिल्क को प्रमोट नहीं करती है। वो एब्सोल्युटली नो। केवल और केवल माँ का दूध 99.5% माओं में, मतलब 95% से ज्यादा, 100%, मैं तो कहूँगा 100% माओं में माँ के दूध का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। नीली थैली का बहुत बोलते हैं कि उसमें पानी मिला के आप दे सकते हो। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। नीली थैली का दूध भी, वो भी तो गाय भैंस से ही आ रहा है। अच्छा, उसका कैलोरी कंटेंट भी कम होता है, और आपने उसमें पानी और मिला दिया। पानी और मिला देते हैं। आप ये देखिए कि जैसे कई बार आपने देखा होगा कि अक्सर बच्चे फेलियर टू थ्राइव एक मेडिकल टर्म है, जिसमें बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही है, अक्सर वो बकरी के दूध पे लगता है, और उसमें भी पानी मिलाया गया। बकरी का दूध, हमारे यहाँ एक समाज में सोच है कि ये पतला रहता है, इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। मैं माताओं से, बहनों से, परिवारजनों से निवेदन करूंगा, माँ के दूध का कोई ऑल्टरनेट नहीं है। ये एक प्रकृति प्रदत्त व्हाइट लिक्विड गोल्ड है जो अनमोल है। इसे वेस्ट ना करें। अगर हम इसको रिसर्च करके फैक्ट्रियों में बनाना शुरू करें तो मैं कह रहा हूं कि तो भी नहीं बना सकते, चाहे आप अरबों खरबों रुपए खर्च कर दें। इन्वेस्ट इन ब्रेस्ट फीडिंग, इन्वेस्ट इन फ्यूचर। माँ के दूध से आप अपना, जैसे अपन निवेश नहीं करते हैं इतनी सारी जो इंश्योरेंस कंपनी है, तो ये हमारा निवेश है जो आपके नवजात को भविष्य में बीमारियां होने से वो कम करने में आपको सहायता। 1 से लेके 7 अगस्त के बीच वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग डे मनाया जा रहा है। न्यू एज मॉम्स के अंदर कितनी अवेयरनेस है और ब्रेस्ट फीडिंग को लेके कितना बदलाव आ रहे हैं, महिलाएं कितनी जागरूक है, इस विषय पर हम बात करेंगे। हमारे साथ एक बार फिर डॉक्टर विष्णु पंसारी जी जुड़े हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस न्यूज़ चैनल पे। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि डॉक्टर साहब SMS मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और आप जेके लॉन हॉस्पिटल पीडियाट्रिक एलर्जी एंड अस्थमा विशेषज्ञ हैं। सर, आपका एक बार फिर हमारे इस मंच पे बहुत बहुत स्वागत। सर, जैसे कि अपन ब्रेस्ट फीडिंग वीक की बात कर रहे हैं, कितनी अवेयरनेस आई है महिलाओं के अंदर, खासकर न्यू एज मॉम्स जो वर्किंग है। देखिए, हर साल 1 से 7 अगस्त को अपन वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाते हैं। WHO की रिकमेंडेशन है, और IAP के बैनर तले, BPNI के बैनर तले, और इन्फेंट यंग फीडिंग प्रैक्टिसेस के बैनर तले इसे मनाते हैं। इस वीक का मेन उद्देश्य ये है कि माताओं में, बहनों में और आम जन में माँ के दूध की महत्ता की बारे में जागरूकता प्रदान करना। जी। और खासकर जिस तरह से आजकल कल्चर वर्किंग फीमेल का बड़ा है, तो उसमें थोड़ा सा ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड समस्याएं जरूर सामने आती हैं, लेकिन उसके लिए मैं कह सकता हूं कि वो थोड़ा सा ऑफिस के साथ इस तरह से एडजस्ट करें कि वो बीच में एक तो आ सकें अपने शिशु को दूध पिलाने के लिए। दूसरा, वो चाहें तो पहले दूध पिला लें, उसके बाद ऑफिस जाते समय दूध को एक कंटेनर में, या तो ग्लास कंटेनर हो या फिर कोई प्लास्टिक कंटेनर हो, उसमें कलर करके अपने फ्रीजर, रेफ्रिजरेटर है ना, ऊपर वाला पार्ट नहीं, नीचे वो रख सकते हैं। 6 से 8 घंटे तक वो दूध बिल्कुल सुरक्षित रहता है। तो जो भी पीछे से उसके बच्चे की केयर करता है, वो उसको, नवजात शिशु को अपना दूध, उस माँ का दूध पिला सकते हैं। देखिए, एक बात समझ लेना जरूरी है कि वर्किंग फीमेल को एक तरह से दोनों ही जिम्मेदारियां होती हैं। ऑफिस की भी जिम्मेदारी है और बच्चे की भी। और अगर वो स्ट्रेस लेंगी तो स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि माँ के दूध को बनने से रोकने के लिए। तो उन्हें ये तो सबसे ज्यादा, बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, गवर्नमेंट भी इसके लिए अलग से मैटरनिटी लीव भी देती है, 6 माह की मैटरनिटी लीव देती है, चाइल्ड केयर लीव देती है, ताकि नवजात शिशु को पूरी तरह से माँ का दूध मिल सके, जो मैं कहूँगा एक व्हाइट लिक्विड गोल्ड प्रकृति ने हमें दिया है, जो कि अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं है। जी सर, जैसे आपने बताया 6 महीने तक बच्चा सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग पर ही डिपेंड रहता है, तो ऐसी क्यों अपने को ज़रूरत पड़ी कि अपने को ये सप्ताह मनाया जाए, जबकि सबसे ज़रूरी चीज़ है कि माँ बच्चे को उस तरीके से रखे या पूरा उसको पोषण दे।
इसकी क्या और इस साल की थीम क्या है सर? भाई ये भी अब देखिए अपने यहाँ की विडंबना ही है हम्म, कि पन्नाधाय के अपने देश में पन्नाधाय राजस्थान में पन्नाधाय बड़ी पॉपुलर हस्ती रही है कि उसके देश में भी हमें माँ के दूध को प्रमोशन की जरूरत करनी पड़ रही है। मैं वही आपसे आज जानना भी चाह अगर रही अपन डेटा देखें तो करीबन करीबन 40-45% के आसपास माई जो है ना एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग जो कि 6 महीने तक रिकमेंडेड है वो दूध पिला पाती हैं। हूँ। अब या तो धीरे धीरे एक जो है उनमें एक इच्छा शक्ति कम होती चली जाती है जी या फिर इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में अवेयरनेस नहीं है। इसी अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए थोड़ा सा क्या होता है अपने यहाँ परिवारों में फैमिली प्रेशर भी है। जैसे अक्सर माताएं कह देती हैं कि इसके तो जो साथ में जेठानी आती है या सासू आती है कि इसके तो पहले भी दूध नहीं आया, हाँ या फिर उन्होंने भी तो माँ के दूध के बिना बच्चे पाले हैं। जैसे ही माँ एक तरह से जॉइंट फैमिली में खासकर या आजकल न्यूक्लियर फैमिली में भी एक प्रेशर सा अंडर प्रेशर आ जाता है माएँ भी जो खासकर ग्रामीण एरिया में अपने देहात एरिया में कि मैम ने भी तो दूध पिलाया है गाय का, हमने भी तो बोतल से दूध पिलाया है, हमारे भी तो बच्चे पले हैं, तो तू क्यों नहीं कर लेती ऐसा। तो धीरे धीरे उस पर इम्पैक्ट हमारा तो कम होता चला जाता है और सामाजिक जो प्रेशर है, सामाजिक जो जानकारियां हैं, जो एक मिथ हैं वो उन पे हावी हो जाते हैं। तो धीरे धीरे एक इजी अप्रोच जो लगती है कि खट से जो है माँ ने अपना दूध कम कर दिया और बोतल से दूध लगाना शुरू कर दिया। एक बार माँ ने अपने नवजात को बोतल से लगा दिया तो एक वर्ड होता है हमारे यहाँ निपल कन्फ्यूजन। निपल कन्फ्यूजन का मतलब है जैसे आप बोतल से दूध पिलाते हैं तो बोतल से दूध आप निकालेंगे तो धीरे धीरे एक बूंद बूंद लगातार बहता रहता है, तो उसमें नवजात को एफर्ट्स नहीं करने पड़ते, दैट इज एफर्टलेस फीडिंग। अब आपने बोतल से हटा के फिर उसको अगर माँ के लगाएंगे तो उसको सक करना पड़ता है, तो उसको एफर्ट्स करना पड़ेगा। उससे हेल्थ भी अच्छी होती होगी अगर वो हाँ नहीं और एफर्ट्स देखो कोई भी नहीं कर, माँ नवजात को नहीं पता है कि कौन सा दूध मेरे लिए अच्छा है। अब वो सोचेगा कि भाई इसके लिए तो मेरे को अलग से मेहनत करनी पड़ रही है, तो उसको छोड़ देता है वो। फिर माँ के दिमाग में क्या बैठ जाता है कि इसको मेरा दूध नहीं लग रहा है, हाँ। फिर वो वापस से बोतल लगा देती है, तो एक विशेष साइकिल स्टार्ट हो जाता है। या एक ही धारणा रहती है कि शायद दूध ही नहीं आ रहा, हाँ मेरे दूध है, धीरे धीरे वो बच्चा नहीं पिएगा तो माँ के हार्मोन्स काम करना कम कर देंगे और दूध बनना बंद हो जाएगा। फिर उसको लगेगा कि अब कुछ तो देना ही पड़ेगा, तो फिर वो बोतल से गाय का, भैंस का, बकरी का जो भी अवेलेबल है, नीली थैली का, वो दूध चालू हो जाता है। हाँ, नीली थैली का बहुत बोलते हैं कि उसमें पानी मिला के आप दे सकते हो। नहीं ये बिल्कुल गलत है। नीली थैली का दूध भी वो भी तो गाय भैंस से ही आ रहा है। अच्छा, उसका कैलोरी कंटेंट भी कम होता है और आपने उसमें पानी और मिला दिया, पानी और मिला देते हैं। आप ये देखिए कि जैसे कई बार आपने देखा होगा कि अक्सर बच्चे फेलियर टू थ्राइव एक मेडिकल टर्म है जिसमें बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही है, अक्सर वो बकरी के दूध पे लगता है और उसमें भी पानी मिलाया के। बकरी का दूध हमारे यहाँ एक समाज में सोच है कि ये पतला रहता है, इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। मैं माताओं से, बहनों से, परिवारजनों से निवेदन करूंगा, माँ के दूध का कोई ऑल्टरनेट नहीं है। ये एक प्रकृति प्रदत्त वाइट लिक्विड गोल्ड है जो अनमोल है, इसे वेस्ट ना करें। अगर हम इसको रिसर्च करके फैक्ट्रियों में बनाना शुरू करें तो मैं कह रहा हूँ कि तो भी नहीं बना सकते, चाहे आप अरबों खरबों रुपए खर्च कर दो। जी। एक चीज सर और आई, पिछले दिनों एक रिपोर्ट छपी थी कि माँ के दूध में भी शुद्धता पर सवाल उठ गए। प्रमुख न्यूज़पेपर में मैंने भी पढ़ा था वो। देखिए इस तरह की रिपोर्ट्स हालांकि साइंटिफिक एविडेंस धीरे धीरे कलेक्ट होते हैं, लेकिन इस तरह की रिपोर्ट्स के बेस पर माँ के दूध के को ना लेना कतई एक अपराध होगा, मैं तो कहूँगा। पहले सरकार की गाइडलाइन हो, माँ के दूध में कितने केमिकल मिले हैं, गाय भैंस के दूध में कितने केमिकल हैं, फॉर्मूला मिल्क में कितने केमिकल हैं। तो इस तरह की स्टडीज से अपने को कतई डरने की जरूरत नहीं है। मैं ही नहीं कह रहा हूँ कि स्टडी उन्होंने गलत करी है या जो है, लेकिन इस तरह की स्टडीज को देखकर हमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मैं अभी भी यही कहूँगा कि माँ के दूध का कोई अल्टरनेट नहीं है। माँ का दूध, सिर्फ माँ का दूध, जो माँ दूध पिलाती है अच्छी माँ कहलाती है। स्तनपान महापान। जी, आपने अभी फार्मूला मिल्क की बात की। एक तो किस डॉक्टर के कहने पर ही फार्मूला मिल्क ले, और अगर ले रहे हैं तो किस तरीके से खरीदे, क्योंकि कंज्यूमर रिपोर्ट एक अमेरिका की बहुत बड़ी संस्था है, उसने पूरे दुनिया भर के अंदर फार्मूला मिल्क को लेकर एक स्टडी की है जिसमें सीसा से लेके अलग अलग तरह के कुछ केमिकल्स मिले हैं। बिल्कुल। तो वो बिल्कुल शिशु जो सिर्फ उस दूध पर ही टिका हुआ है उसके लिए कितना हानिकारक हो सकता है। WHO लें, भारत सरकार लें, इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स लें, ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन नेटवर्क ऑफ इंडिया लें, IYCF जो एकेडमी है उसके बारे में लें, कोई भी एकेडमी, कोई भी जो बॉडी है वो फॉर्मूला मिल्क को प्रमोट नहीं करती है। वो एब्सोल्युटली नो। केवल और केवल माँ का दूध 99.5% माओं में, मतलब 95% से ज़्यादा
100% मैं तो कहूँगा 100% माओं में माँ के दूध का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। जी। किसी विशेष परिस्थितियों में, कोई दुर्लभ परिस्थितियों में अगर ज़रूरत भी पड़े तो फिर चिकित्सक द्वारा लिखे जाने पर ही माता-पिता फॉर्मूला मिल्क का काम में लेवें। अदरवाइज़ मैं तो कहूँगा कि एक बार फॉर्मूला मिल्क लेने से पहले आप 10 बार सोचें कि क्या आप कोई गलत कार्य तो नहीं कर रहे हैं। कोई जी। विशेष परिस्थितियों में अगर किसी चिकित्सक ने लिखा है तो वो एक डिफरेंट इशू है, लेकिन क्या होता है कि इसको फिर अपन एक ईज़ी अप्रोच ले लेते हैं। हाँ, आसानी से बन जाता है। आसानी से फिर available बनाना इतना आसान भी नहीं है। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, उतनी हाइजीनिक प्रैक्टिसेस नहीं रह पाती हैं। फिर कॉस्टली पड़ता है। वो शुद्धता और वो न्यूट्रिटिव वैल्यू, जैसे वो नहीं मिल पाती। मैं आपको कहता हूँ कि जैसे ब्रेस्ट मिल्क में लिविंग सेल्स होते हैं, मैक्रोफेजेज होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं। ये आप फॉर्मूला मिल्क में कहाँ से लाओगे? ये लिविंग सेल्स एक तरह से एंटी इन्फेक्टिव एलिमेंट का काम करते हैं। आप कितने भी खरबों रुपए का खर्च करके रिसर्च कर लें, लेकिन लिविंग सेल्स एक फॉर्मूला मिल्क में ला ही नहीं सकते आप। ऐसे कितने ही एलिमेंट हैं, कितने न्यूट्रिटिव सब्सटेंस हैं जो ब्रेस्ट मिल्क में है, फॉर्मूला मिल्क में अवेलेबल नहीं हो पाते जी। तो ये तो एक रेयर सिचुएशन में किसी डॉक्टर द्वारा लिखित होने पर ही आप उसे काम में लेवें, और वो भी एक निर्धारित समय तक। और फिर भी मैं उसमें कहूँगा कि आप कोशिश करें, अगर माँ के एक बूंद दूध भी आ रहा है और वो कोशिश करे, थोड़ा कॉन्फिडेंस रखे, थोड़ा हैप्पी रखे, थोड़ा पारिवारिक सपोर्ट मिले। हमारे यहाँ क्या है कि फैमिली सपोर्ट इस मैटर में थोड़ा सा कम है, मैं आपको बताऊं। एक आप देखिएगा, मैं थोड़ा सा टॉपिक सेट की बात है, खासकर महिलाओं की जो एम्पावरमेंट की बात भी है, कि एक सिजेरियन एक मेजर सर्जरी है ना। सिजेरियन सर्जरी होने के बाद माँ भी उतनी मेजर सर्जरी अगर एक मेल की होवे, एक फीमेल की होवे, तो एक माँ से ही हम ये उम्मीद करते हैं कि तू 1 घंटे के अंदर अंदर बच्चे को संभाल ले। हाँ। कभी किसी मेल से हम इतना एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि 1 घंटे के अंदर अंदर तो अपने बच्चे को संभाल ले? इस मेजर सर्जरी के बाद उसकी भी उतनी लेयर करती हैं। लेकिन एक माँ की ये समझिए कि भगवान ने उनको वो दिया, ताकत दी है कि वो 1 घंटे के अंदर अंदर अपने शिशु को दूध पिलाने के लिए तत्पर रहती है। वाकई में। और 1 घंटे के अंदर अंदर एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है हमें कि जो माएँ 1 घंटे के अंदर अंदर नवजात शिशु को अपने दूध की लगा लेती हैं, तो एक तो लैक्टेशन एस्टैब्लिशमेंट हो जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा शुरुआती 1 घंटे के दौरान बच्चा टुकुर टुकुर सा देखता रहता है। वो बेस्ट पीरियड होता है, उस पीरियड को इसीलिए सरकार कहती है 1 घंटे के अंदर अंदर काम मिले। और इससे ये देखा गया है कि मिल्क की क्वांटिटी भी बढ़ती है और माँ लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए अपने बच्चे को, नवजात शिशु को दूध पिला सकती है। एक खान पान को लेके बात करें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि माएँ पिलाना नहीं चाहती। कईयों के मैंने देखा भी है 5 दिन 10 दिन तक दूध नहीं बनता है ना, डिलीवरी होने के बाद भी। तो खान पान में क्या बदलाव लाएं या किस तरह का? देखिए, नॉर्मल डिलीवरी में जैसे ही ऑब्स्टेट्रिशियन कह दे कि भैया फीडिंग कर सकती है तो सब कुछ करता है। हमारे यहाँ क्या ट्रेंड है, कुछ लड्डू बनाने का भी है, कहीं से कुछ अजवाइन वगैरह, या तो या फिर वो आएगी उसके बाद, जैसे कोई रिलेटिव आएगा वो नवजात को चांदी की चम्मच से शहद वगैरह चटाएगा। उसके बाद ये सब मेरे ख्याल से अभी एक परिपाटी है जो धीरे धीरे कम भी हो रही है। और शुरू के दिन में माँ के जैसे पहले दिन अगर आप देखेंगे तो 5 ml के आसपास दूध आता है, उसे कोलेस्ट्रॉम कहते हैं, है ना। एक पीले रंग का पदार्थ है, एक तरह से पीला इसलिए बिकॉज दिस इज रिच इन विटामिन ए, है ना। और वो एक काम करता है एंटी इन्फेक्टिव एजेंट की तरह। तो जितना आ रहा है वो सफिशिएंट है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो मिल्क बनने की जो प्रक्रिया है, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें दिन छठे दिन पूरी तरह से एस्टैब्लिश हो जाती है। माँ के खाने की बात है कि वो सब कुछ खा सकती है जो रूटीन में वो खाना चाहती है ना। वेजिटेबल्स पे पर्याप्त ध्यान दें, दूध पे 1 गिलास दूध सुबह 1 गिलास दूध शाम को दें, और बैलेंस डाइट लेने की कोशिश करें। सबसे इम्पोर्टेंट बात है माँ खुश रहे, वो सबसे जरूरी है। हैप्पीनेस इज एसेंशियल, और कॉन्फिडेंट रहे। और इसके लिए जरूरी है कि उसको पारिवारिक सपोर्ट मिले। ठीक है, चिकित्सा कर्मियों का और डॉक्टर्स का सपोर्ट तो रहता ही है, लेकिन वो तो कितने दिन रहेगा। मेन काउंसलिंग होने की जरूरत है उसके हस्बैंड की। क्योंकि आप देखिए, कई बार आपने देखा भी होगा अपने ग्रामीण एरिया में खासकर एक बड़ा ट्रेंड रहता है कि जो हस्बैंड है ना, अक्सर बातें नहीं करता है वाइफ से खासकर, है ना। क्योंकि उसको एक हेजिटेशन सा रहता है, अपनी जो एल्डर फीमेल है, जो उसकी माँ है, दादी हैं, क्योंकि उसको एक हेजिटेशन रहता है। और वेस्टर्न कल्चर क्या है कि इमीडिएटली वो जैसे हस्बैंड साथ में रहता है। चेंज आ रहा है डॉक्टर, लेकिन आप धीरे धीरे चेंज आ रहा है, बिल्कुल चेंज आ रहा है। सोसाइटी में देखिए, बिल्कुल मतलब जो फादर है वो पेरेंटिंग बिल्कुल बदल गई है। अब वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होने लगे हैं चीजों। सब यही चाहते हैं, सब यही चाहते हैं कि ये केवल माँ का काम ही नहीं है। ये एक पिता का, आसपास के फैमिली मेंबर्स का, सबका काम है। एक माँ, ठीक है, बच्चे को तो सब देखते हैं, लेकिन माँ की तरफ ध्यान नहीं है।
और मैं तो कह रहा हूँ कि जैसे माँ की जो प्रिपरेशन है जो ब्रेस्ट मिल्क से रिलेटेड, इसकी काउंसलिंग डे 1 से ही शुरू हो जानी चाहिए। आजकल करते भी हैं, जैसे आपने देखा होगा काफ़ी हॉस्पिटल्स में शुरू भी हो गया है, क्योंकि क्या है कि उसके दिमाग में लगातार रहे कि तुम्हें दूध पिलाना है। जब भी वो एंटीनेटल चेकअप के लिए आती हैं तो सरकार भी कहती है, हमारे जो स्टाफ है, जो नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, ऑब्स्टेट्रिशियन हैं, वो सभी कहते हैं कि भाई 6 महीने तक हमें माँ का दूध। तो धीरे-धीरे उसकी निपल फॉर्मेशन है, क्योंकि अक्सर जो है डिलीवरी के बाद, खासकर जो फर्स्ट टाइम जो मदर बनती हैं, उनको इसमें विशेष प्रॉब्लम आती है, जैसे निपल पेन होगा, थोड़ी-सी फुलनेस आ जाती है, कई बार इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी रहती है। दिमाग में जैसे किसी माँ के फर्स्ट टाइम दूध नहीं आया, तो उसके दिमाग में अगली बार जब डिलीवरी होगी तो ये रहेगा मेरे तो पहले भी नहीं आया था, इस बार भी नहीं आएगा। तो आपको डाउट क्रिएट हो गया, और ये डाउट जो है ये आपके हार्मोन्स के रिफ्लेक्स को रोक देता है जी। पेनफुल कंडीशंस आपके हार्मोन्स के रिफ्लेक्स को रोक देती हैं। और क्या है, कई बार क्या होता है कि आपने यहाँ देखा होगा कि जैसे डिलीवरी होती है तो सारे रिश्तेदार घेर के खड़ा हो जाते हैं, बड़ी एम्ब्रेसिंग सिचुएशन हो जाती है माँ की। जी तो सही माँ कह रहे दूध सर कैसे आप। पिलाए, उस कंडीशन में दूध पिलाना संभव नहीं है। गर्मी के सीजन में मैंने खासकर देखा कि जैसे मान लो आप किसी हॉस्पिटल में हैं, तो माँ अगर गवर्नमेंट वो अपने एसी रूम में है तो सारे रिश्तेदार उसे एसी रूम में चले जाते हैं, क्योंकि उनको भी कंफर्ट हाँ, चाहिए। थोड़ा सा स्पेस तो देना जरूरी रिलेटिव्स है। को भी समझने की जरूरत है कि ये माँ है और इसका विशेष काम दिया है प्रकृति ने। तो वो दूध जो है, वो जो दूध है वो बहुत कीमती है। मैं बार बार इस पे जोर डाल रहा हूँ। जी सर, आप इस बार की कुछ थीम भी बता रहे थे कि ये जो हाँ। सप्ताह चल रहा है उसकी कोई थीम इस बार की जो थीम रखी है कि एक तरह से इन्वेस्ट इन ब्रेस्ट फीडिंग, इन्वेस्ट इन फ्यूचर। क्यों? क्योंकि देखिए, आप जो मिल्क जो है, माँ का जो दूध है, वो ना सिर्फ आपको अक्यूट प्रॉब्लम से बचाने में हेल्प करता है, बल्कि क्रॉनिक इलनेस में भी बचाते हैं। जैसे अक्यूट में तो आपके मेन तो इन्फेक्शन ही हो गया, वेट गेन हो गया, है ना। बच्चा, आपको लगेगा कि जो माँ जो नवजात को दूध पिलाती है उसके बच्चे के चेहरे पर अलग ही चमक नजर आती है। और अगर अपन क्रोनिक डिजीज की बात करें तो ये एलर्जिक डिसऑर्डर्स हैं, कार्डियक प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, आपके एलर्जिक डिसऑर्डर्स हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके नवजात को हार्ट की प्रॉब्लम कम हो, अगर आप चाहते हैं कि आपके नवजात को भविष्य में एलर्जिक डिसऑर्डर्स कम हो, उसको कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम कम हो, उसको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम कम हो, तो कृपा करके उसको आज से ही माँ का दूध पिलाना शुरू करें। जी। अब ये अक्यूट इलनेस को भी रोकने में हेल्प करता है, क्रोनिक को भी हेल्प करता है। तो इसका मतलब ये कोई लाइफस्टाइल चॉइस नहीं है, ये एक पब्लिक हेल्थ का इशू है। जी। आजकल बच्चों में हाइपर एक्टिविटी और इस तरह की चीजें भी बढ़ रही है, तो उसके पीछे भी ये कारण हो सकता है क्या? हाइपर एक्टिविटी या ऑटिज्म हुआ, ADHD हुआ, ये एक डिफरेंट इशू है। हालांकि इसमें जेनेटिक कारण ज्यादा देखने में आए हैं, लेकिन बिल्कुल इसमें ये देखा गया है कि जो नवजात को केवल माँ का दूध ही अगर पिलाएं तो कहीं ना कहीं इसमें रोकथाम में या कम होने में जरूर हेल्प मिलने की संभावना पूरी है, इसमें दो राय। जी। एक सवाल सर, जैसे फार्मूला का क्या है, इन दिनों प्रोटीन पाउडर एंड सप्लीमेंट्स भी काफी चल रहे हैं, तो वो किस तरीके से? अब देखिए, सबसे बड़ी बात तो मुझको कई बार हंसी पे जाती है कि जैसे हमारे यहाँ प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन या कुपोषण बच्चे हैं। अभी एक मैंने स्टडी पढ़ी थी, 5 साल या 3 साल का बच्चा जिसका वेट 5 किलो। हाँ, बिल्कुल। तो जिनको एक्चुअली प्रोटीन की जरूरत है वो तो इसको खरीद नहीं पाते हैं। हाँ। है ना? और जिनको प्रोटीन की जरूरत नहीं है वो प्रोटीन के डब्बे खरीद रहे हैं, है ना। तो पहली बात तो आपके शरीर को अगर किसी विटामिन की, किसी प्रोटीन पाउडर की, किसी हेल्थ सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं है तो वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ठीक है। कोई विशेष परिस्थिति में अगर डॉक्टर लिखते भी हैं तब जाके, जैसे क्रोनिक इलनेस चल रही है तब आप ठीक है, आपने एक मल्टीविटामिन का सपोर्ट दे दिया, या ग्रोथ बिल्कुल ऐसे रुकी पड़ी है तब आपने मल्टीविटामिन का थोड़ा सपोर्ट दिया। ये मतलब एक सपोर्टिव है। इनसे अगर कोई सोचे कि भाई मल्टीविटामिन देने से या प्रोटीन पाउडर देने से इसको वेट गेन होगा, इसकी लंबाई बढ़ जाएगी। आपने देखा होगा बड़े जोरदार ऐड आने टीवी पर ये भ्रामक विज्ञापन, ये बिल्कुल ये विज्ञापन से ये एक तरह से मैसेज ये जाता है कि जैसे इस तरह के बच्चे, खूबसूरत बच्चे, इतने लंबाई वाले बच्चे, इतने हेल्दी बच्चे, अगर ये प्रोटीन पाउडर देंगे तो ऐसा करता ही नहीं है। जी। दिमाग में बैठा लें, आपके घर का खाना जो कल्चरली फूड है, जो अवेलेबल है, इससे बढ़िया अल्टरनेट कुछ भी नहीं है। मैं तो कहूँगा एक एप्पल दें और हम जैसों से दूर रहें। कहते भी यही है सर, रोज एक एप्पल जो आपको डॉक्टर से दूर रहता है। वाकई में एक अलग तरह का सवाल है सर, कॉस्मेटिक्स से जुड़ा मैं एक सवाल लेना चाहती हूँ कि आजकल मार्केट इस तरीके से आगे हो गया है कि बच्चों के लिए भी कॉस्मेटिक्स निकल गए हैं। 8 साल से कि बच्चियां ये लगा सकती हैं, मतलब एक अलग तरह का बाजार है जो बिल्कुल कॉस्मेटिक्स में बच्चों को जिसमें
घुसा अब लिया गया मैं है। तो इसके लिए अगर आप मेरे से पूछेंगे कि भाई कॉस्मेटिक यूज कर लें क्या 6 साल के बच्चे में, 8 साल के बच्चे में, यंग किड्स में, तो मैं तो एलर्जी और एब्सोल्युटली नो। हार्मोनल कुछ मैं तो बिल्कुल दिक्कतें। एब्सोल्युटली नो कहूंगा, क्योंकि जो हम्म, केमिकल जैसे पैराबेन है या दूसरे जितने फ्रेग्रेंसेज हैं, है ना, हाँ, जितने भी अभी उनकी स्किन डेवलप हो रही है, उनकी स्किन अभी डेवलप हो रही है, तो उनको नेचुरल वे में जो प्रकृति प्रदत्त जो स्किन की जो ग्लो होनी चाहिए, मेरे ख्याल से वही बेस्ट है। और कभी कभार रेयरली अगर आपने कोई जरूरत पड़ती है तो आप काम में लें, लेकिन वो भी कम से कम इस तरह के प्रोडक्ट जो केवल बच्चों के लिए बने हों। लेकिन अक्सर आपने देखा होगा ये भी बहुत एक छोटे लेवल पे अवेलेबल हैं, बाकी ज़्यादातर तो एडल्ट प्रोडक्ट ही काम में लेते हैं सब। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा अपने निजी तौर पे तो कि भाई इस तरह के प्रोडक्ट्स को ना ही काम में लें तो बेहतर है। आपके बच्चे की त्वचा उतनी ही सुंदर है जितना आप मानेंगे। आप देखिए कि आप बार बार उस प्रोडक्ट को काम लेके उसकी, मैं तो कहूंगा कि उसकी सेल्फ एस्टीम डाउन हो रही है। उसको प्रोडक्ट मेकअप लगा के या जो भी है उसको लगेगा अब मैं सुंदर दिख रहा हूँ, हाँ, या अब मैं तो सुंदर बिना दिख रही मेकअप के अपने हूँ, तो आप उसको को लगेगा कि मेरी नेचुरल स्किन मेरी अच्छी नहीं है। जी, तो उसकी उल्टे हम लोग उसका बजाय फायदा करने के कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में ये तैयार कर रहे हैं उसकी सेल्फ एस्टीम डाउन करने की। जी। एक सर सोशल मीडिया पे मैंने देखा बच्चे इन्फ्लुएंसर बने हुए हैं जो मेकअप किट और ये सब यूज़ करके बता रहे कि 8 साल की बच्ची की मेरी स्किन पे ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, या ये कितनी गलत चीज़ें हैं या क्या असर डालती है? अगर गलत और सही में सवाल पूछेंगे तो मैं तो बिल्कुल गलत ही कहूंगा। और डेफिनेटली जो सोशल मीडिया बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर हो गया है आजकल। और वैसे जो इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स है वो ये रिकमेंड करती है कि 2 साल से नीचे 2 साल से नीचे मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी, दैट इज नोन एज एक्चुअली स्क्रीन टाइम, ये नील रहना चाहिए। आपने और पहले भी सर इस बारे में विडंबना बात देखिए की कि थी। हमारे हॉस्पिटल में भी कई बार आप देखेंगे तो माएँ बच्चे को रील दिखा दिखा के खाना खिला रही हैं, 6 महीने के बच्चे, 7 महीने के बच्चे। तो एक तरह से सोशल मीडिया एडिक्शन तो हमने तैयार कर दिया है। बाद में जब वो बच्चे बड़े होंगे उनको आदत पड़ जाएगी तब फिर वो हम कहेंगे अब तू छोड़ दे मोबाइल। हाँ, तो बहुत तो ये मुश्किल कैसे हो संभव जाएगा। है? और 2 साल के ऊपर 2 साल के ऊपर वो कहते हैं कि अगर विशेष जरूरतों में 24 घंटे में से 2 घंटे से ज्यादा आपका स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए। आपने पिछली बार वो अपने हाँ, NAC डिस्कशन वाला काफी फिर, किया था नैक हाँ, पर भी। तो फिर जो है मेरे ख्याल से तो ये बहुत ही मतलब ये एक तरह से अभी मैं कहूँगा इसको एक एपिडेमिक बन के उभर रहा है, महामारी बन के उभरेगा ये आने वाले समय में, जिसको अभी कंट्रोल करना बिल्कुल जरूरत है। और हमारा यूथ जो है मेरे ख्याल से एक गलत दिशा की तरफ जा रहा है। बिल्कुल सही। अभी कुछ एक स्टडी भी आई थी कि यंगस्टर्स के अंदर या बच्चों में भी मोटापा और डायबिटीज इस तरह की बीमारियों में भारत बिल्कुल ऐसे उभरता हुआ, बिल्कुल बिल्कुल डायबिटिक कैपिटल जानने लग गए हैं हाँ, हमें। जानने लगे हैं। बिल्कुल बच्चों में किस तरीके से इसका असर है और मतलब पेरेंट्स क्या सावधानियां बरत देखिए सकते हैं? बच्चों में जहाँ तक बात है मेनली तो जैसे बड़ों में तो टाइप 2 डायबिटीज होती है, हाँ। जो उसमें इंसुलिन की जो है कमी तो नहीं रहती है, लेकिन रिलेटिव डेफिशिएंसी बोलते हैं, जिसमें मुंह की दवाइयाँ दी जाती हैं। लेकिन जो छोटे जो बच्चे हैं 1 साल के, 2 साल के या 7, 8, 9 साल, 10 साल के, उनमें टाइप 1 डायबिटीज, जिसमें इंसुलिन के इंजेक्शन ही एक अपने पास ट्रीटमेंट अवेलेबल है। और खास उसके बाद शुगर मॉनिटरिंग है, डाइटरी एक्सरसाइज है, डाइटरी हैबिट्स हैं। तो अब धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो ओबीज ग्रुप आ रहा है, जो आपने मोटापे की बात की, एडोलेसेंट एज ग्रुप में जो मोटापा है उसमें कई बार टाइप 2 डायबिटीज भी देखने को मिल रही है। ओके। हाँ, तो 13 मेरे ख्याल years से से बिल्कुल बिल्कुल उसके ऊपर टीनेजर्स जिसको अपन कहते हैं, हाँ। है ना, उसमें आप देखिएगा कि उसमें फैमिली हिस्ट्री भी मिलती है हमें। माता पिता में किसी एक को भी डायबिटीज रहती है, जैसे एक दोनों को है, माता पिता दोनों को है, तो अप्रोक्सीमेटली 66% चांस है कि बच्चे को भी डायबिटीज हो जाएगी। लेकिन उस पर एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट कितना है इस पे डिपेंड करेगा। अगर एक को है तो अप्रोक्सीमेटली 30 से 33% की संभावना रहती है। तो अगर हम जैसे आप जेनेटिक तो आपको जो मिल गया सो मिल गया, उसे आप चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं एनवायरमेंटल कुछ फैक्टर जो हैं, जैसे डाइटरी हैबिट्स हैं आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, अगर इसमें मैं चेंज करूं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हम इसको दूर करने के लिए कहीं ना कहीं एक सफलता जरूर प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से तो मैं फिर कहूँगा स्कूल में जो अपने यहाँ जो स्पोर्ट्स पीरियड या जो भी है, इसमें बजाय कंपलसरी योग पीरियड जरूर होना चाहिए, जिसमें कंपलसरी हर बच्चे को सूर्य नमस्कार कंपलसरी हो। मैं तो कह रहा हूँ एग्जाम हो इसका। अब आप देखिए 10 जैसे मान लो इन्होंने कई स्कूल्स ने योगा के वो एक्चुअली एक मल्टी एक्टिविटीज के नाम पे कुछ चलता है, जिसमें कभी वो सप्ताह में एक या 2 क्लास हो जाती है, और या फिर वीक होगा। अब या तो वीक में इतनी सारी एक्सरसाइज कराएंगे कि उसको दर्द होके वो स्कूल जाना ही बंद कर देता है 2-4 दिन के लिए। मतलब ये एक हमारी जीवन शैली होनी चाहिए। योगा, सूर्य नमस्कार हमारी एक जीवन शैली का पार्ट होना चाहिए। जैसे सुबह सुबह अब मेरे को कोई ब्रश करने के लिए कहता थोड़ा ना,
या बच्चों को कहता थोड़ा ना जब ब्रश कर ले, धीरे धीरे हैबिट पड़ जाती है। वैसे ही स्कूलों में योग क्लास की एक हैबिट डेवलप हो जानी चाहिए, तब अपने को 20-25 साल के बाद ये पता लगेगा कि हम कितने हॉस्पिटल के बेड को कम करने में हमें सफलता प्राप्त हुई, कितने हार्ट प्रॉब्लम हम कब कर पाए। जी, मैं एक स्कूलों की बात की, सीबीएसई ने अभी एक सर्कुलर भी निकाला था, शुगर बोर्ड और फैट बोर्ड एंड फैट बोर्ड लगाने का, कि ये एक अच्छी पहल की जाएगी। लेकिन कैंटीन में जब आप, अगर मान लो आप जंक फूड बेच रहे हैं, एक तरफ मैं कोल्ड ड्रिंक बेच रहा हूँ और दूसरी तरफ मैं शुगर बोर्ड लगाऊं, तो मेरे ख्याल से तो हमें थोड़ा स्कूल लेवल पे जो है थोड़ा इम्प्लीकेशन की जरूरत है। और डेफिनेटली पहल बहुत अच्छी है, जिसमें हमें एटलीस्ट ये आइडिया तो हो कि कितने शुगर हम लोग ले रहे हैं। मैं तो कहूँगा कि हम लोग एडिक्ट हैं, शुगर एडिक्शन है। आप देखिए कि खाना खाने के बाद थोड़ा मीठा ले आओ। अभी एक गाइडलाइन बनी थी सर, जिसमें ये था कि आप मतलब 5 ग्राम नहीं 25 ग्राम आप 25 से 30 ग्राम, हाँ, 25 से 30 ग्राम मतलब 6 चम्मच, हाँ 6 चम्मच ही खा सकते हैं एक चम्मच जो है। और आप देखिए कि मेरे ख्याल से ये कोल्ड ड्रिंक अगर आपने पी ली ना 100 ग्राम तो उसमें अपने आप ही आ जाती है मतलब अच्छा, उसको आप फिर शुगर में काउंट और नहीं करते हो? हाँ, नहीं करते। आपको तो ये लगेगा मैं अगर 1 चम्मच ही डाल दूं तो ये मेरी शुगर काउंट है, भले ही मैं फिर आपका जो दूसरी चीज में जो शुगर जा रहा है उसका क्या, उसका कोई कैलकुलेशन नहीं है। तो हम तो एडिक्ट हो चुके हैं, मतलब जो है ना, तो ये धीरे धीरे उसमें ये था कि 30 ग्राम तेल या वो मतलब 3, 5 या 6 चम्मच से ज्यादा आप घी तेल का यूज बिल्कुल नहीं बिल्कुल ले इस तरह की जो गाइडलाइन आई है शुगर बोर्ड के नाम से और फैट बोर्ड के नाम से हमारे जो है स्कूलों में लगाने, अच्छी पहल है। और एटलीस्ट इसमें अवेयरनेस आएगी और धीरे धीरे जब बच्चे बड़े होंगे, वो देखेंगे डेली की डेली, तो डेफिनेटली उनके ब्रेन में कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आएगा। और मेरे ख्याल से इस तरह की पहल को और भी लार्ज स्केल पे करने की जरूरत है जी। हाँ, जिस तरह से अपन नहीं कहते कोरोना में एक अभियान सा चला था, है ना, जैसे हम जितने एक्टिव, जैसे कोई वॉर छिड़ जाता है हमारे यहाँ, हाँ, जितने एक्टिव होता है उसी तरह की एक्टिविटी की जरूरत है जी। हम अपनी सब्जियां नमक से धो रहे हैं, हम पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो एक्सेस में कर रहे हैं, हाँ, और नहीं तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, नहीं तो नहीं कर रहे। तो एक मीडियो का जो समझ चाहिए वो हमें थोड़ी सी अभी कम है, मैं आपको बताऊं, जो मेरी निजी राय जो है निजी राय। अच्छा, एक लास्ट सवाल, अभी आपको क्या चेंज दिख रहा है सर बच्चों की हेल्थ के अंदर, या सबसे बड़ा एक नहीं होता कि एक अलर्ट मोड किस चीज़ का आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि आपके पास रोज बच्चे आ रहे हैं, उनमें किस तरह की आपको सिचुएशन ज़्यादा लग रही है, हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या सामने नजर आ रही है? अगर हम हमारे हॉस्पिटल की बात करें तो सीजनल इलनेस के जो इस वक्त चल रहा है, जैसे वायरल इलनेस है, अक्सर बच्चे जुकाम के, खांसी और रैशेज आ रहे हैं हाथ पैरों में, जिसको अभी आपने पेपर में पढ़ा हुआ है, हैंड फुट एंड माउथ डिजीज, हाँ, कुछ फफोले हो रहे हैं मुंह में, हाँ, तो जनरली वायरल इन्फेक्शन है। एक सामान्य जो है अपन जो रूटीन में जो काम करते हैं, जैसे बुखार हो तो पैरास्टामोल, या दर्द हो तो पैरास्टामोल की सिरप बच्चों में दी जा सकती है। सब कुछ खिलाएं पिलाएं, बैलेंस डाइट लें। जनरली ऐसा देखा गया है कि 5 से 7 दिन के अंदर अंदर ये इलनेस एक बेनाइन इलनेस है जो कि अपने आप ही ठीक हो जाती है। कतई डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, और बाकी सारी सुविधाएं अपने हॉस्पिटल्स में, सरकारी हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं। अक्सर माओं की शिकायत रहती है कि उनके दूध नहीं बनता है, इस कारण वो बच्चों को पिला भी नहीं पाती, तो एक तो क्या वजह है, और दूसरा वो अपना किस तरीके से मतलब खान पान करे, क्या एक वजह रहती है इसकी? देखिए, अक्सर ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, और अक्सर जो मदर जो है आती है कि साहब मेरे तो दूध आ ही नहीं रहा है, ये बड़ी प्रॉब्लम रहती है। लेकिन मैं इस बारे में ये जरूर कहूंगा कि ये प्रॉब्लम अक्सर, जैसे एक तो फर्स्ट टाइम मदर जो बनती है उनमें ज्यादा रहती है, दूसरा सेकंड टाइम मदर में उनमें ज्यादा रहती है जिनको ऐसा लगता है कि मेरे तो पहले भी दूध नहीं आया। तो मैं बिल्कुल ये साफ को 100% कहता हूँ कि ऐसा कोई कारण ही नहीं है कि माँ के दूध ना आए जी। माँ को एक तो आत्मविश्वास रखे, मदर कॉन्फिडेंट रहे, और मदर के आसपास का वातावरण थोड़ा खुशनुमा रहे, और साथ में उसको निप्पल रिलेटेड प्रॉब्लम, ब्रेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, पोजीशन और अटैचमेंट, हाँ, है ना। जैसे माँ को अपने नवजात को दूध पिलाते समय कैसी पोजीशन रहनी चाहिए, कैसे उसका अटैचमेंट है। अक्सर क्या आपने देखा होगा कि नवजात जो है केवल ब्रेस्ट की जो निप्पल है उसको सक करता रहता है, जबकि जो दूध जो एक्चुअली जो होता है वो लैक्टिफेरस साइनसेस में होता है, जो निप्पल के आसपास का जो ब्लैक कलर का जो एरिया है उसे एरियोला कहते हैं, उसके पीछे लैक्टिफेरस साइनसेस रहते हैं। इस साइनस में मिल्क कलेक्ट रहता है। जब तक वो एरियोला वाला पार्ट बेबी प्रेस नहीं करेगा तब तक मिल्क आएगा ही नहीं। और अगर उसका अटैचमेंट सही नहीं है और नवजात केवल निप्पल को ही सक कर रहा है तो मिल्क नहीं आएगा, तो वो नवजात तो ज्यादा तेज करेगा, ज्यादा तेज सक करने की कोशिश करेगा, तो माँ को पेन फील होना शुरू हो जाएगा। तो धीरे धीरे माँ क्या करती है, जब दर्द होता है तो दूध पिलाना कम कर देती है। दूसरा जो वर्ड अपन ने डिस्कस किया, निपल कंफ्यूजन। एक बार आपने बोतल लगा दिया और जो एफर्टलेस फीडिंग उसकी करवा दी, उसके बाद आपने लगाया नवजात को,
तो फिर वो सोचेगा कि ये तो मेरे को मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है, तो उसको तो वही दूध चाहिए जो बोतल से उसको एफर्ट्स नहीं करने पड़ रहे। तो धीरे धीरे वो दूध, उसको माँ का दूध बंद कर देगा, माँ के दिमाग में जाएगा कि मेरे तो दूध इसको सूट नहीं कर रहा है। हमारे यहाँ बड़ी ट्रेंड रहता है इस तरह का। तो धीरे धीरे जब आप दूध पिलाना बंद करेंगे तो मिल्क पड़ना भी बंद हो जाएगा। जी। एक सर मदर जो आप बताए थे, मदर मिल्क। हाँ, अब देखिए हमारे यहाँ आपको गर्व भी महसूस होगा कि जो मेरी जानकारी में जितना है कि 19 आंचल मिल्क बैंक हमारे राजस्थान में है, और आपको गर्व भी महसूस होगा कि ये हर स्टेट से सबसे ज्यादा हमारे यहाँ है। और हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लेवल का जो हॉस्पिटल है उसमें गवर्नमेंट की तरफ से लैक्टेशन मैनेजमेंट यूनिट, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बाकायदा हमारी नर्सिंग ऑफिसर्स उसमें तैनात हैं, लैक्टेशन काउंसलर तैनात हैं। हम लोग जहां तक जरूरत हो सके पूरी तरह से उसमें राउंड लेते हैं। तो अगर कोई माताएं बहनें ऐसा फील करती हैं कि दूध नहीं आ रहा है या फिर उसको निप्पल या ब्रेस्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो वो कृपया जरूर आए अपने नजदीकी जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं जहां पे लैक्टेशन मैनेजमेंट यूनिट है, वहां पे जाके संपर्क करें। आपको बड़ा अच्छा लगेगा, माँ पूरी तरह से कॉन्फिडेंट होगी, मदर खुशनुमा फील करेगी, तो मिल्क अपने आप ही बंद हो जाएगा। एक 4-5 चीजें हैं, जैसे वरी, एम्ब्रेसमेंट, स्ट्रेस, पेनफुल कंडीशंस, डाउट। उसको ये डाउट है मेरे पिछली बार भी नहीं आया था, तो ये क्या करती है कि जो हार्मोन्स का इम्बैलेंस कर देती है। हमारा जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है जो मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है, वो बढ़ना बंद हो जाता है। एक बार इस तरह की सिचुएशन आ गई और ये साइकिल ऐसा शुरू हो जाएगा, तो मैं बिल्कुल निवेदन करूंगा, बड़ा अच्छा सरकार का सपोर्ट है और आप उनकी सुविधाओं को उपयोग में लेवें, और आपकी निप्पल से ब्रेस्ट से रिलेटेड जो फीडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनका बिल्कुल समाधान होगा। आपको खुद को अच्छा लगेगा। एक बार आप चले गए और नवजात ने, आपके शिशु ने दूध पीना शुरू कर दिया, तो आपको खुद को लगेगा। मैं बिल्कुल कहूंगा कि निजी तौर पे मेरी राय है कि जो माता पिता माँ का दूध नहीं पिलाते हैं, वो एक तरह से मेरी नजरों में तो अपराध है। मैं आपको ये कहूं कि ये एक मिठाई है जो आपको केवल कुछ समय के लिए मिलेगी, 7-6 महीने मिलेगी, तो आप क्या करोगे? ज्यादा से ज्यादा उसको खाओगे कि पूरे जीवन में मेरे को इतना ही मिलेगा। तो नवजात को दूध कब तक मिलेगा? माँ का दूध तो उसे बस 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, 2 साल, तो वो उसके लिए एक गोल्डन टाइम है। जो प्रकृति प्रदत्त जो गोल्ड है, जो लिक्विड गोल्ड, व्हाइट गोल्ड जो आप दे रहे हो, उसको वो बाद में फिर कब नसीब होगा बताइए। और जिसका बिल्कुल साइंटिफिक एविडेंस है कि ये आपके लिए फायदा है के अलावा कुछ है नहीं है। बड़ी रेयर कंडीशन ऐसी है जिसमें माँ के दूध को रोका जा सकता है, जिसको इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म है, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, या समटाइम्स जो है आपका एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस है माँ को, तो कुछ समय के लिए उसको एटीटी देकर अपन कुछ समय के लिए बंद करें, वो भी बंद नहीं करते हैं। तो ऐसी बहुत रेयर कंडीशंस हैं कि कृपया ऐसा कहना बिल्कुल बंद कर दें कि इसके तो माँ का दूध सूट नहीं कर रहा है। हाँ, ये बहुत कॉमन लाइन है। हाँ, बहुत कॉमन लाइन सुनने को। और जो पढ़ी लिखी माएँ हैं, जो वर्किंग फीमेल है, वो दिमाग में बैठा लें कि इसकी कोई कीमत नहीं है। मैं तो कहूंगा कुछ समय के लिए ऑफिस से एक्स्ट्रा छुट्टी लेनी पड़ जाए केवल इस पर्पस के लिए कि मैं अपने नवजात शिशु को दूध पिलाना चाहती हूँ, तो ये बहुत कम इन्वेस्टमेंट है, जिसके बदले रिटर्न आपको ईश्वर इतना अच्छा देगा, आपका बच्चा स्वस्थ रहेगा, और इतना तो आपका वैसे ही बच जाना है अगर आप इसको मॉनिटरी, पहली बात तो काउंट नहीं कर सकते। इस वीक की अवेयरनेस का मुख्य हमारा उद्देश्य भी यही है, सरकार का उद्देश्य यही है। 1 से 7 अगस्त के बीच में जो वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक है, और देखिए थीम भी कितनी अच्छी है, इन्वेस्ट इन ब्रेस्ट फीडिंग, इन्वेस्ट इन फ्यूचर। माँ के दूध से आप अपना, जैसे अपन निवेश नहीं करते हैं, इतनी सारी जो इंश्योरेंस कंपनी है, तो ये हमारा निवेश है जो आपके नवजात को भविष्य में बीमारियां होने से कम करने में आपको सहायता प्रदान करेगा। जी, धन्यवाद सर, बहुत अच्छी जानकारियां दी, खासकर न्यू मॉम्स के लिए। यहाँ आने के बाद मुझे बड़ा अच्छा भी लगता है, और मैं तो कहूंगा कि इस तरह के जो आप बिल्कुल इस तरह से टॉपिक जो उठाते हैं, जो कंज्यूमर से रिलेटेड हैं, जो नई माओ से रिलेटेड हैं, और स्वास्थ्य से रिलेटेड टॉपिक जो उठाते हैं, इसके लिए मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ। और भविष्य में भी अगर मेरी कभी आवश्यकता पड़ती है तो मैं आपके प्लेटफॉर्म पे जरूर आना पसंद करूंगा। थैंक यू सर, आपने टाइम निकाला। थैंक यू।